अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम देखते हैं सोशल क्लास को, लाइफस्टाइल को और पर्सनालिटी को। साइकोग्राफिक जिस तरह के इसके नाम से शो हो रहा है कि ये कंज्यूमर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस पे हम कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल क्लास की। हम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास सेगमेंटाइज करते हैं कंज्यूमर मार्केट को। आपने सोशल क्लासेस पढ़ी हैं पहले मार्केटिंग में, जिस तरह हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है सोशल क्लासेस के अंदर, कि सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास है, उसके बाद मिडिल क्लास है, उसके बाद हमारे पास वाइट कॉलर्स हैं या आप जो कह लें वर्किंग क्लास है, उसके बाद हमारे पास लोअर क्लास है। इसके अंदर मज़ीद सब कैटेगरीज हैं, लेकिन ये समझने के लिए आपको बताया है कि सोशल क्लास की बेसिस पे भी आप सेगमेंटाइज करते हैं मार्केट को। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया है जो कि अपर क्लास के लिए बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है। इस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ BMW, मर्सिडीज़ और उसके अलावा हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, की एग्जांपल है, जो कि ये पोस्ट क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास भी आप टारगेट कर रहे होते हैं। आपके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की आप कह लें प्राइस क्या है, उसकी बेसिस पे फिर आप डिटरमिन करते हैं कि हमारी कौन सी क्लास होगी जो कि हमारा करेक्ट सेगमेंट होगा इस प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल किस तरह का है, जिस रीजन में आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने कोई सेगमेंटेशन अपनी बनाई है या आपने रूरल एरियाज़ के अंदर बनाई है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आप जब बात करते हैं कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हैं तो वहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, ठीक है, छोटे घर हैं, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। तो जब आप बात करते हैं रूरल एरियाज़ की तो वहाँ पर बड़े घर हैं, लोगों के लोग ज़्यादातर बिजी नहीं है, सोशल हैं एक दूसरे के साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल भी आप सेगमेंटाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर काम कर रही है, फॉर एग्जांपल कराची के अंदर काम कर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर छोटे घरों के लिए उसको वैसा पोर्टेबल फर्नीचर बनाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग कन्वीनियंस वाली प्रोडक्ट चाहते हैं, लोग चाहते हैं हमारा टाइम ज़ाया ना। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे या इंटीरियर में कहीं जाएंगे तो वहाँ पर लोग इतने बिजी नहीं है, उनके घर भी बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के गाँव के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी ज़रूरियात होती है। उसके अलावा पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी भी डिटरमिन करती है कि कौन सी पर्सनैलिटी के लोग होंगे जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पर्सनैलिटी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो इंट्रोवर्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इमोशनली स्टेबल होती हैं, कुछ न्यूरोटिसिस्ट होते हैं, कुछ एग्रीबलनेस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे आप सेगमेंटाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, जिस तरह इसमें हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जो यूथ है वो ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की मालिक होती है, या एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी के एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यूथ में ज़्यादा होती है। तो उसके एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे यूथ को फिर वैसी प्रोडक्ट के साथ टारगेट किया जाता है जिसमें वो ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करें। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ जो आप ये कह लें कि रेसिंग बाइक्स हैं या स्पोर्ट्स कार्स हैं, ये सारे आपकी यूथ की एग्जांपल हो सकती है, या यूथ की यूथफुल पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करती हैं ये प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हमारे पास ओकेजन्स बेसिस पे हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, बेनिफिट सॉर्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, यूजर स्टेटस के ऊपर कर रहे होते हैं, यूजेज रेट के ऊपर कर रहे होते हैं और लॉयल्टी स्टेटस के ऊपर कर रहे होते हैं। अब ओकेजन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारी फर्म, बहुत सारे ब्रांड्स इस तरह के होते हैं जो ओकेजनली टारगेट करते हैं कि इस ओकेजन के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट अपना इस ओकेजन के लिए बना। फॉर एग्जांपल, दिवाली है, होली है, ईद है, रमज़ान है, तो इन
इन ओकेजन्स में जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं वो इन ओकेजन्स की बेसिस पे उन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा की एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा रमज़ान में सिर्फ इतना सेल होता है जितना कि पूरे ईयर में सेल नहीं होता, ठीक है। जब हम बात करते हैं बसंत की, तो पतंग बनाने वाले जो छोटे डीलर्स हैं, या जाहिर है कि ब्रांड तो नहीं है पतंग बनाने वाला या डोर बनाने वाला, तो वो लोग बसंत के सीजन में इतनी कमाई कर लेते हैं कि पूरे साल में उतनी सेल्स उनकी नहीं होती। इसी तरह आप यूँ कह लें कि इसकी एग्जांपल हम होली की एग्जांपल ले सकते हैं कि कलर्स वगैरह उनके उस टाइम पे ज़्यादा बिक रहे होते हैं। या ईद पे कैडबरी अपने आप को सेगमेंट टारगेट करता है कस्टमर्स को, उनको पोजीशन करता है कि जब भी कोई ओकेजन होगा, कोई खुशी वाला ओकेजन होगा, तो अपनी एड्स के अंदर वो दिखाते हैं कि कैडबरी ही उस टाइम पे दी जाए मीठे की जगह। तो ये क्या है बेसिकली, ये ओकेजन्स की बेसिस पे आपकी सेगमेंटेशन है। उसके बाद बेनिफिट सॉर्ट की हम बात करते हैं। बेनिफिट सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप बेनिफिट दिखा के किसी प्रोडक्ट का कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, या कस्टमर को उसमें कुछ बेनिफिट नज़र आता है, यानी वो हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है, वो सोशल बेनिफिट भी हो सकता है, या उसके अलावा साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी हो सकता है। उसकी बेसिस पे आप कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं कि ये बेनिफिट्स कस्टमर को चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का आईफोन किसी मार्केट को टारगेट करता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो वो सोशल बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर हो सकता है ये सोचता हो कि सोसाइटी में मुझे अच्छी नज़र से देखा जाएगा अगर मेरे हाथ में भी आईफोन 10 हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी बुक में आपके एग्जांपल दी हुई है कि एक बाइक बनाने वाली, बाईसाइकिल बनाने वाला ब्रांड है, वो अपना बेनिफिट सॉर्ट ये बताता है कि अगर आप बाईसाइकिल यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे फिजिकली, तो उसका वो बेनिफिट सॉर्ट है। अगर लोग इस वजह से बाइक खरीदते हैं कि वो फिट रहें, तो बाइक चला के अपने आप को फिट समझते हैं, तो फिर उसको कैप्चर किया जाता है एज ए सेगमेंट, उस कस्टमर को दिखाया ही यही जाता है कि आपके लिए ये बेनिफिट्स हैं बाईसाइकिल खरीदने। उसके बाद यूज़र स्टेटस है। यूज़र स्टेटस से मुराद ये है कि कुछ नॉन यूज़र्स होते हैं, कुछ फर्स्ट यूज़र्स होते हैं, कुछ रेगुलर यूज़र्स होते हैं, कुछ जो हैं वो आप यूँ कह लें कि स्विच कर चुके होते हैं प्रोडक्ट, वो भी नॉन यूज़र्स में होते हैं, लेकिन वो आप यूँ कह लें कि ओल्ड यूज़र्स कह लें। तो यूज़र स्टेटस भी आपका बताता है कि कहाँ पर, किस मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसकी बेसिस पे फिर, या इस तरह की प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, इस मार्केट में कितनी ये यूज़ हो रही है, उसकी बेसिस पे फिर आप उस मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं। उसके अलावा यूजेज रेट है। यूजेज रेट से मुराद ये है कि किस रीजन के अंदर या किस सेगमेंट के अंदर इस प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम पान की बात करें या गुटखा की बात करें, तो वो कराची में उसका यूजेज रेट बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कोई पान बनाने वाली या कोई पान से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे या अपना सेगमेंट बनाए, वो कराची को बनाए इस वजह से क्योंकि यहाँ पर यूजेज रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लॉयल्टी स्टेटस है। लॉयल्टी स्टेटस से मुराद ये है कि आप, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप पहले से लॉयल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉलेंस का फ्रिज यूज़ कर रहे हैं पहले, अब आपने एयरकॉन खरीदना है, तो आपकी लॉयल्टी के स्टेटस पे, क्योंकि आप लॉयल हैं डॉलेंस के साथ, तो क्योंकि उसका फ्रिज जो है वो उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, उसकी वजह से आप लॉयल हैं, तो हो सकता है आप उसका एयरकॉन भी खरीद लें। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि अपना एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे फिर लॉयल्टी जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कस्टमर अपनी लॉयल्टी की बेसिस पे उस ब्रांड को बाय करता है, क्योंकि इसका पहले उसने जो ब्रांड यूज़ किया वो उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था।